पुरस्कार वितरण समारोह बहुत जल्दी शुरू हो रहा है महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का। और इससे पहले कि पुरस्कार का वितरण समारोह शुरू हो, हम पुरस्कार विजेताओं से मिल रहे हैं ताकि उनकी बात आप तक पहुंचाएं। तो इसी कड़ी में ऋषि कुमार मिश्र जी से मिलवा रहे हैं हम आपको, जो नवगीत लेखन के लिए जाने जाते हैं। साहित्य की कई विधाओं में लिख रहे हैं, लेकिन नवगीत उनकी पहचान बन गई है। नमस्कार ऋषि जी, और आपको आज पुरस्कार मिल रहा है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और नवगीत विधा के लिए आप जाने जाते हैं। पहले तो पुरस्कार के बारे में कैसा लग रहा है, और फिर आपके लेखन। कोई भी लेखक जब लिखना शुरू करता है तो इसलिए लिखना नहीं शुरू करता है कि उसको कोई पुरस्कार मिलेगा, वो परवाह बिना करते हुए लिखता है। लेकिन अगर उसको पुरस्कार मिलते हैं, उसकी साहित्य साधना में वे सहायक होते हैं, तो उसको निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। और जब ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलते हैं तो साहित्यकार समाज में स्थापित भी होता है, और उसके द्वारा जो साहित्य रचा जा रहा है, पाठकों में उसको पढ़ने की रुचि भी उत्पन्न होती है, तो उसकी पठनीयता भी बढ़ती है, उसको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है, और उसी धारा में लिखने वाले जो अन्य साहित्यकार होते हैं वह भी अच्छा साहित्य लिखने के लिए प्रवृत्त भी होते हैं। जी, तो लेखन की शुरुआत कैसी है, और नवगीत के बारे में? अब किसी भी कोई भी साहित्यकार होता है, जब वो लिखने की शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिली होती है। तो आज अच्छा दिन है मेरे लिए भी, तो मैं आज उनको स्मरण करना चाहता हूँ, मेरे स्वर्गीय चाचा जी, जो साहित्यकार तो नहीं थे, लेकिन वे साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि रखा करते थे। मेरे गांव में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पर उस समय में, अब पता नहीं आप लोगों के इस उम्र के पड़ाव में हैं, काफ़ी यंग हैं, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक ज़माना था जब सोवियत संघ से बहुत सारा साहित्य भारत में आया करता था, और ग्राम पंचायतों में विशेष तौर से सोवियत नारी, सोवियत संघ, सोवियत की पत्रिकाएं आया करती थी। तो मैं जिस उम्र के पड़ाव में था, छोटा था, अक्षर ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसका कागज़ इतना चिकना होता था, बिल्कुल जैसे आज बोलते हैं ना आर्ट पेपर में किताबें छपती हैं, तो ऐसी और बड़ी सुंदर 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 चित्र उसमें छपा करते थे। तो उनको देखना अच्छा लगता था, उलटना पलटना अच्छा लगता था। और उस समय हम लोग जो आजकल कॉपी बोलते हैं, जिसमें लिखते थे, पुस्तकों में कवर चढ़ाने की प्रथा होती थी, उस समय हम लोग चढ़ाया करते थे बचपन में, तो कवर चढ़ाने के बड़े काम आते थे। तो ये सब करते हुए, उनको पलटते हुए, न जाने कैसे अक्षरों को मैंने पहचाना, और मैं कहूँगा कि अक्षरों ने मुझे भी पहचान लिया। तो लेखन की शुरुआत मैं वहाँ से मानता हूँ। बाकी फिर कहते हैं कि जैसा संकल्प मन में आ जाता है, उसके अनुरूप पूरी कायनात जुट जाती है उसको पूरा करने के लिए। तो शायद ऐसा हुआ होगा, वो बीज वपन हुआ होगा, बीज वहाँ से ही मैं मानता हूँ, हुआ कैसे भी हो। लेकिन मैं तो अपने स्वर्गीय चाचा जी ने मैं मन्नर चाचा कहा करता था, कंधों पे उनके घूमता था, तो ऐसे इस प्रेरणा को मैं मानता हूँ। कविता को साहित्य का गेटवे कहा जाता है प्रायः है, और क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जो बहुत प्राचीन विधा भी है, और बहुत जल्दी लोगों को आकर्षित कर लेती है, इससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। संक्षेप में कही जाती है और बड़े आवेगपूर्ण ढंग से कही जाती है, भावनात्मक रूप से कही जाती है, भावना प्रधानता होती उसमें। तो कोई भी शुरुआत करता है तो कविता से ही शुरुआत करता है। मैंने भी कविता से ही शुरुआत की थी, और धीरे धीरे आते आते गद्य की विधाओं की ओर भी, कहानी उपन्यास पढ़ते पढ़ते निबंध की दुनिया में प्रवेश किया। तो निबंध मुझे अपने को अभिव्यक्त करने की सबसे अच्छी विधा लगती थी।
लेकिन कविता छूटी नहीं, गीत छूटा नहीं। और गीत की जो आधुनिक तकनीक है नवगीत में, गीत को माना जाता है प्रेम की अभिव्यक्ति का साधन। चाहे वो एक स्त्री पुरुष के प्रेम की बात हो, समाज के प्रेम की बात हो, अन्य संबंधों के प्रेम की बात हो, देश प्रेम की बात हो, तो गीत में चूँकि गेयता भी होती है और प्रेम भी ऐसा ही एक नाजुक रिश्ता होता है, इसलिए प्रेम और गीत का रिश्ता बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है। लेकिन समाज में जो कुछ होता है उसका प्रभाव पड़ता ही है। गीत अगर देखें बच्चन तक के, नीरज जी तक के गीत, तो उनमें थोड़ा बदलाव दिखाई देगा। बदलाव तो निराला से ही माना जाता है कि प्रेम के बजाय जो खुरदुरा यथार्थ है वो भी गीत में उतरने लगा। तो नवगीत जो कविता में भी यही बात है। अगर हम आज़ादी से पहले की कविताएं पढ़ें तो देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का उसमें आएगा। उससे पहले जाएं, छायावाद में जाएंगे तो अलग अलग फ्लेवर उसमें रहता है। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, विसंगतियां भी उत्पन्न हुई। आधुनिक जीवन हमारा आधुनिक होता चला गया। विज्ञान के संसाधनों के साथ हमने जीना शुरू किया, तो हमारा जीवन जैसे जैसे जटिल होता गया, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राजनीतिक जीवन, तो एक कुछ कठिनाइयाँ, कुछ विसंगतियाँ, कुछ विडंबनाएं समाज में दिखाई देने लगी। तो कविता से भी, चूँकि साहित्यकार समाज से विमुख रह नहीं सकता, समाज में जो कुछ हो रहा है उसके चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है और वह उसको कविता में उतारता ही है। तो साहित्य से ये अपेक्षा क्या, ये स्वाभाविक था साहित्य के लिए कि उन विसंगतियों के संतोषजनक समाधान वो जीवन के लिए ढूंढे। तो कहानी में भी ये बात आई, उपन्यासों में भी ये बात आई, आलेख जो लिखे गए उनमें भी ये बात आई, साहित्य की सभी विधाओं में आई। तो गीत कैसे पीछे रह सकता था? तो गीत ने अपना स्वरूप बदला। नवगीत के रूप में उसने जो एक कहते थे कि एक कोमल पदावली, कोमल कांत पदावली होनी चाहिए, उसमें शब्द जो है बड़े कोमल कोमल होने चाहिए, और बड़ी यही उसका है कि भाई कोमल स्पर्श का ही वो विधा है। लेकिन जब यथार्थ से जुड़ेगा तो अपना स्वरूप बदलेगा ही। शब्दावली बदली, जीवन की जो विसंगतियाँ, जीवन थोड़ा कठोर होता गया, संघर्षपूर्ण होता गया, तो इस कठोरता की, संघर्ष की, इस विडंबना की छाया साहित्य पर पड़ी, अन्य विधाओं में भी पड़ी। और जो कविता के अन्य रूप थे उन्होंने भी अपना स्वरूप बदला। तो गीत भी पीछे कैसे रह सकता था? गीत ने भी अपना स्वरूप बदला और जीवन के जो कटु अनुभव थे, विडंबनाएं थीं, संघर्ष था, और जो नए जीवन के मूल्य भी बदलते हैं, जो नए नए मूल्य आ रहे थे, विज्ञान की जो तकनीक बढ़ी, तो उस तकनीक के अनुरूप जो हमने जीवन जीना शुरू किया, तो उसका भी जो प्रकाशन, उसकी जो प्रतिछाया कविता में जब आती है तो विषय के अनुरूप उसकी शब्दावली भी बदलती है, उसका फॉर्मेट भी बदलता है, उसका छंद भी बदलता है। तो ऐसी गीत की विधा को हम नवगीत कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आपने जिस तरह लिखे हैं आपके नवगीत, तो कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। अब देखेंगे, ये हम सबके जीवन का एक है कि हम लोग इंटरनेट, मोबाइल और इन सब का उपयोग बहुत करते हैं। तो और ये विलासिता की वस्तु नहीं, आज आवश्यक वस्तु हो गई है। लेकिन उस आवश्यकता के अनुरूप अगर हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका उपयोग करें
तब तक तो ठीक है, लेकिन हम उनका जो दुरुपयोग भी करने लगे हैं और हमारा बहुत सारा समय इस मोबाइल के हवाले हो जाता है। तो इसके माध्यम से इस चीज़ को आधार बना करके एक मेरा नवगीत है, जिंदगी अब रह गई फूहड़ लतीफ़ों सी, जिंदगी अब रह गई फूहड़ लतीफ़ों सी, रात चैटिंग के हवाले, क्या बात है। रात चैटिंग के हवाले, दिन मजूरी के। नौकरी चाकरी करते हैं दिन में, रात भर चैटिंग करते हैं। मजदूरी का मतलब अपना ऑफिस में काम, कहीं भी कोई भी काम। धौंस के घर, हमारा माइंड इतना ऑक्युपाइड होता है कि घर में जब आते हैं तो फिर अपनी चैटिंग में समय नष्ट किया, घर में बाहर रह कर के मजूरी की। रात चैटिंग के हवाले, दिन मजूरी के, धौंस के घर और ऑफिस जी हजूरी के। ये समय का बदलाव है। अगर आप ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं तो वो जो सामंजस्य पहले होता था वो अब नहीं बचा है। अब वो जो एक बॉस और कर्मचारी का, नहीं तो आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जी हजूरी करनी पड़ती है, ये मजबूरी हो गई है हमारी। तो धौंस घर और ऑफिस जी हजूरी के, थोड़ी थोड़ी बट गई सब में वजीफ़ों सी, थोड़ी थोड़ी बट गई सब में वजीफ़ों सी। आज कर्ज का युग है, क्रेडिट कार्ड ये वो, पैसे की बहुत तंगी रहती है लोगों को। तो इसको देखें, दूसरा बंद इसका, पेटीएम। पेटीएम से हम वही पैसा निकालते हैं जो हमने जमा किया हुआ होता है। आज जमा पूंजी खत्म हो गई है, बाजार ऐसा हो गया है, बाजार ने हमको ले लिया है। पेटीएम कंगाल हैं सबके, तो पेटीएम कंगाल होकर थूकते हम पर। पेटीएम कार्ड लेके जाएंगे, पैसा नहीं निकलेगा, नहीं उसमें से। हम लोग जो देखते हैं तो उसको कवि कैसे लिखता है, गीतकार कैसे लिखता है, पेटीएम कंगाल होकर थूकते हम पर, पट रहा है कर्ज क्रेडिट कार्ड के दम पर, पट रहा है कर्ज क्रेडिट कार्ड के दम पर, काफियों सी तंग, काफियों सी तंग ढीली है रदीफ़ों सी, जिंदगी अब रह गई फूहड़ लतीफ़ों सी। और 4 पंक्तियाँ और हैं इसकी, जो सामाजिक जो हमारी ताना बाना है, घर का कौटुंबिक ताना बाना है, स्त्री पुरुष के संबंधों में क्या हुआ है, उस पर आपको अच्छा लगेगा। जो न कहना था, जो न कहना था वही आवेश में सब कह गए, जो न कहना था वही आवेश में सब कह गए, मिल गया मुँह तोड़ उत्तर तिल मिलाकर रह गए। क्या बात है। मिल गया मुँह तोड़ उत्तर तिल मिलाकर रह गए, पत्नियाँ सहती नहीं सब कुछ शरीफों सी, पत्नियाँ सहती नहीं सब कुछ शरीफों सी, जिंदगी अब रह गई फूहड़ लतीफ़ों सी। क्या बात है। तो ये नवगीत आज की खरी खरी सच्चाई सुनाते हैं, और आपकी ये रचनाएं और खरी खरी सुनाएं, और लोगों की सच्चाई आप इसी तरह उजागर करें समाज की, और अपने नवगीतों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से इस तरह बहुत सारे अवार्ड हासिल करते रहें। हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।